तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 16 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हमको लगभग 80 प्लस प्रश्न जो है यहाँ पर मिल गए हैं। हेमलता जी ने हमको ये प्रश्न भेजे हैं। हेमलता सामले जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने 80 प्लस प्रश्न जो है हमारे पास में भेजे हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आपका एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, या फिर आपका वनरक्षक एग्ज़ाम हो, या फिर आगे आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम जो बचा रह गया है, या फिर आपका मेंस एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके रिपीट होंगे। तो याद रखिएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा लास्ट में हम आपको ये भी बताएँगे कि कितने-कितने नंबर वाले आज हमको स्टूडेंट मिले हैं, ठीक है? इसके अलावा आपका भी अगर किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप अपने प्रश्नों को 705254 7003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में ज़रूर भेज दीजिएगा। इस पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा, ये ऑफ़िशियल नंबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, तो ये आपके सामने प्रूफ़ भी बता दिया हमने। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये प्रश्न गलत हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक प्रश्न हैं। लगभग 80 प्लस प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं, और हर एक प्रश्न के बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहले हम पार्ट ए की बात कर लें, जो 30 नंबर का पूछा जा रहा है। तो पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं, तो आपका गद्यांश 4 नंबर का हिंदी में आया है, 4 नंबर का पद्यांश आपका हिंदी में आया है, और इसी पद्यांश से ही आपसे विसर्ग संधि भी पूछ ली है, और एक आपका उपसर्ग पूछा गया। तो लगभग 10 नंबर का आपका हिंदी आया है, और इतने अच्छे लेवल की हिंदी थी कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, तो भाई 3 नंबर का पीक्यूआरएस आया हुआ है। हमने वीडियो पीक्यूआरएस की बना दी है, सर्च कर लेना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रिक के द्वारा उसको जरूर देख करके जाना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और एक एक्टिव पैसिव का प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज मैथ नहीं पूछा है, आज रीजनिंग पूछा है, और रीजनिंग में आपसे ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। बात अगर हम करें बाल विकास की, तो बाल विकास से लगभग 8 से 10 प्रश्न आज पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं, आइए देख लेते हैं किस किस टॉपिक से बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, थॉर्नेडाइक से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा शिक्षा के सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है। अधिगम से एक प्रश्न पूछा गया, बुद्धि से आपका 2 प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न जीन पियाजे से पूछा गया है, और एक प्रश्न आपका परिवार से पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप सीधे चलते हैं मेन सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस की तरफ। जितने भी प्रश्न आगे आपके सामने आने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके रिपीट होने वाले हैं आगे सभी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो लगभग सबको ही पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रथा को चालू किया गया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि केवल प्रश्नों को बताएं। हमारा काम है प्रश्नों के साथ साथ में आपको डिटेल में जानकारी देना, और ऐसा करने वाला सक्सेस जंक्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको प्रश्न भी बताता है और डिटेल में जानकारी देता है। तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। आगे भी सभी एग्जाम की हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, तो स्थायी बंदोबस्त प्रथा, अथवा इसे इस्तरमारी प्रथा भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो लाहौर में राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो देखिए, लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और सन 1802 में वे अमृतसर आ गए थे। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी अमृतसर को बना लिया था, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे। तो शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे महाराजा रणजीत सिंह। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किस सिख गुरु ने औरंगजेब की बात को ना मानते हुए अपना सिर कटा लिया था। सही आंसर है, गुरु तेग बहादुर जी ने। ऐसे महान महान व्यक्तित्व तो हमारे भारत में हुए हैं, ठीक है। उन्होंने औरंगजेब की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप जो है उनका सिर काट दिया गया, और बलिदान को वो जो है प्राप्त हुए। तो गुरु तेग बहादुर जो है, इन्होंने जो है औरंगजेब की बात मानने से मना कर दिया था। इसी बात पर जो है एक लाइक कर दीजिए गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे। चलिए देखते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की बात करते हैं, तो 1664 से 1675 तक इनका जो है टाइम पीरियड रहा है। सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और उनकी औरंगजेब ने 1618 1707 में जो है, ये औरंगजेब का टाइम भी यहाँ पर दिया है, 1618 से 1707। तो औरंगजेब के जो है आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब की बात मानने पर मना कर दिया था, ठीक है। दोनों लोगों का टाइम याद रखना। गुरु तेग बहादुर का टाइम 1664 से 1675 है, और 1618 से 1707 जो है वो औरंगजेब का टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड भी आजकल पूछ लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सबको पता है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जो होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है? देखिए, तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो सबको पता होना चाहिए 3 बार अब तक जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। देखिए कुछ जानकारी, तो स्वतंत्रता के बाद से भारत में 3 बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। कब-कब? तो 26 अक्टूबर 1962 को, 10 जनवरी 1968 के बीच भारत-चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लागू किया गया था पहली बार, ठीक है? यह वह समय था जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा जो है घोषित किया गया था और पहली बार भारत में आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है? अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को अगले वाली वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाया जाएगा, ठीक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? भारत में डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल में स्थित है डेयरी अनुसंधान संस्थान। कुछ जानकारी देख लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल भारत की प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान को 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था, जबकि 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय का दर्जा ये एसएससी में पूछा गया है, तो 1989 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। करनाल में यह स्थित है, ठीक है? पुरंदर की संधि किसके-किसके बीच में हुई थी? सही आंसर है शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। कुछ जानकारी देखिए, तो मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में 11 जून 1665, ये डेट ज़रूर याद रखना, डेट लगाने के लिए आ जाता है, टाइम मतलब ये टाइम पीरियड को सेट करने के लिए आता है, तो 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर जो है वो इन दोनों लोगों के द्वारा किए गए थे, ठीक है? मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो हम और नई-नई वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम एनालिसिस हम इसी तरह से करवाने वाले हैं, ठीक है? स्वतंत्रता, मित्रता, बंधुता शब्द किस देश से लिए गए हैं? तो फ्रांस से ये शब्द भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। देखिए, तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, बंधुत्व को शुरू करने का विचार फ्रांस से प्रेरित था। 1789 में शुरू की गई फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पर जो है बल देने की बात की गई थी और ये तीनों विचार भारतीय संविधान में फ्रांस के द्वारा यहाँ पर शामिल किए गए हैं, फ्रांस से शामिल किए हैं। लूनी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? आइए देखते हैं, तो लूनी नदी का उद्गम जो है वो अजमेर में होता है, ठीक है? देखिए कुछ जानकारी, तो लूनी नदी उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या फिर नागा पहाड़ियों से होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है? लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्व हिस्से से गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की जो दलदली भूमि है, यहाँ पर आकर ये समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो दलदली इलाके में, गुजरात के दलदली इलाकों में जाकर समाप्त हो जाती है? तो वो कच्छ के रण में आपकी लूनी नदी जो है वो समाप्त होती है। कहाँ से निकलती है हमने आपको बता दिया, राजस्थान से ये निकलती है, ठीक है, अजमेर से। ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर जो है वो किसने दिया था? सही आंसर है क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर जो है दिया था, ठीक है? यहाँ से एक प्रश्न और आया था कि 1857 की क्रांति के बाद में किसने जो है मतलब कि भारत पर शासन की बागडोर किसने ले ली थी? तो इंग्लैंड सरकार के हाथों में जो है शासन की बागडोर चली गई थी, डायरेक्ट महारानी के द्वारा, यानी कि ताज का शासन शुरू हो गया था 1857 की क्रांति के बाद में। अब ये भी याद आ गया तो हमने आपको बता दिया। ये प्रश्न ही पूछा गया था, हम इसको इंक्लूड नहीं कर पाए, ठीक है? देखिए, तो 1600 का रॉयल चार्टर एक्ट क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जारी एक शाही आदेश था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को शामिल और स्थापित किया गया था कि आप जो है जाकर के भारत में जो है अपना व्यापार वगैरह कर सकते हैं। 1600 में ये जारी किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए चार्टर जारी किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ गई थी और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज वाली जो है वो भी भारत में आ गई थी। तो इसका मुकाबला कैसे होगा, उसके लिए कुछ स्वतंत्रताएँ दी गई थी, जो कि रानी के द्वारा यहाँ पर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस वर्ष लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। देखिए, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। इससे पहले जीएसटी से संबंधित विधेयक को संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में पारित कराया गया था, ठीक है? उसके बाद में लागू हो गया। जीएसटी दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है, आपको याद रखना है। जनगण मन यानी कि अपना जो राष्ट्रगान है, इसका जो सम्मान है वो आप कैसे करेंगे? यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, तो सावधान की स्थिति में खड़े होकर के हम अपने जनगण मन यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसका सम्मान कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है? अनिवार्य है।
अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोगों को ये करना चाहिए, ठीक है? इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि कब गाया गया था पहली बार, तो याद रखना 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। जनगण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आपके लिए नहीं लेकर के आते हैं। एक प्रश्न के साथ-साथ में 3 से 4 एक्स्ट्रा प्रश्न भी लेकर के आते हैं और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये सारे प्रश्न पटवारी में रिपीट हो चुके हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो पटवारी का एग्ज़ाम एनालिसिस कराया था ना, तो ये प्रश्न बार-बार दिख रहे थे और ये फिर से आ गए, ठीक है? 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान के द्वारा अपनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आपको याद रहना चाहिए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत जो है वो बताया गया है, ठीक है? देखिए, तो भारतीय समाज में निचली जातियों के खिलाफ अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो अभी भी अस्पृश्यता का पालन करता है या फिर करवाता है, उसे एक अपराध माना जाता है जो कि कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। और जो है अस्पृश्यता को आर्टिकल 17 के द्वारा समाप्त करने की बात की गई है, ठीक है? निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग से काफ़ी सारे प्रश्न आज पूछे गए थे। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। किस-किस के ये चुनाव करवाता है? तो याद रखना, संसद के, राज्य विधानसभाओं के, भारत के राष्ट्रपति का, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है? अगर बात करते हैं कि ग्रामीण जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कभी भी आपको चुनाव आयोग नहीं लगवाना है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जो भी आपके सरपंच, पंच और ये आपका ये जो चुनाव होते हैं, जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, ठीक है? पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो याद रखना, 1951 से 1956 तक भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। कुछ जानकारी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के दौरान इसको शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलज़ारी लाल नंदा जो हैं, वो इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। डायरेक्ट प्रश्न यह पूछ लिया गया था, ठीक है? तो देखिए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। तो इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। केसर राज्य किसे कहा जाता है? तो बड़ा फैक्ट वाला प्रश्न है। जम्मू कश्मीर को केसर राज्य कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को केसर राज्य कहा जाता है। अब मसाला राज्य किसे कहा जाता है और मतलब सेब का राज्य किसे कहा जाता है? तो ये सब आपको पढ़ कर के जाना है। ये फैक्ट वाले प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है? एलोरा की गुफा चित्र किसके काल का है? किसके काल की बात की गई है एलोरा के गुफा चित्रों में? तो आइए देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट जो राजवंश है, उनके शासनकाल की जो है बात एलोरा की गुफा में की गई है। तो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा इसको बनवाया भी गया था। तो देखिए, इस गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम, याद रखना नाम इनका पूछा जाता है, कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह गुफा मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। एक बार आपके पटवारी में प्रश्न पूछा गया था कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को ये समर्पित है और उनके पवित्र निवास स्थान इसको जो है माना जाता है। गुफा संख्या 21 को रामेश्वरम गुफा के नाम से जाना जाता है। ये रामेश्वर गुफा डायरेक्ट आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? ये अपनी मूर्ति कला के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये एलोरा और अजंता की गुफाएं। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? सही आंसर है कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? आइए देखते हैं। कनिष्क, जिसे कनिष्क महान के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। आपको पता है, अशोक ने बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किया था, कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसीलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक जो है वो कहा जाता है। उनके संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया और तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैल पाया, कनिष्क के जो है संरक्षण के कारण, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो आपको पता है बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। मोस्ट फेवरेट प्रश्न है एमपीपीबी का, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। लगातार एग्जाम एनालिसिस आपको देखते रहना है क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होकर के आपके वनरक्षक के एमपीएसआई एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखना, संस्कृत में लिखी गई है। क्या? हर्ष चरित्र
तो हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि बाणभट्ट हैं, उनके द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई है। कई बार सीधे पूछ लेते हैं हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट, ठीक है। चलिए, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक किसने किया था? तो सही आंसर है अशोक ने। अशोक से आज 2-3 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो अशोक ने नेपाल में सर्वाधिक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। देखिए, तो सम्राट अशोक के शासन काल में ही जो आपका नेपाल है, नेपाल के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था, जिसे वर्तमान में इसे हम जो वर्तमान में जो है नेपाल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध का प्रचार प्रसार जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ के किरात लोगों ने सबसे पहले गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, उसके बाद लिच्छवी और नेवार के लोगों ने भी उन शिक्षाओं को अपना लिया था, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अशोक ने ही अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था, ठीक है। चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फैक्ट वाला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न आज पूछे गए थे। आगे आपसे पूछ सकते हैं मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं, तो ये सब आपको पढ़ करके जाना, ठीक है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में दर्शाए गए हैं? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इससे पहले भी पूछा गया था। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मूल अधिकार जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है? भाग 3 में, ठीक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, ठीक है? मूल अधिकार में पहले संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, और वो मौलिक अधिकारों के बारे में भी पूरा बताएँगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मौलिक अधिकार जो है वो आप पढ़ लीजिएगा कौन-कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा विश्व की बात करें तो मासिनराम जो कि भारत में है, मासिनराम और चेरापूंजी को भी कभी-कभी ऐड कर लिया जाता है, तो मासिनराम, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगर बात करते हैं मासिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल जिले का एक शहर है, जो शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मासिनराम में भारत के साथ-साथ दुनिया की भी सबसे अधिक वर्षा जो है, वो मौसिनराम में होती है, ठीक है ना? चेरापूंजी भी कभी-कभी दे देंगे, अगर मौसिनराम नहीं दिया है और चेरापूंजी दिया है, तो चेरापूंजी आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक में भारत का क्या स्थान है? क्या वहाँ पर मतलब क्या इनकी मतलब वो है, क्या कहते हैं कि क्या स्थान, क्या कह सकते हैं कि मतलब क्या इनका वहाँ पर मतलब कुछ भी बोल लीजिए कि क्या स्थान रहा है इनका। तो विश्व बैंक में भारत का क्या स्थान है? तो भारत जो है वहाँ पर सबसे बड़ा ग्राहक है विश्व बैंक का, ठीक है? विश्व बैंक का सबसे बड़ा बड़ा ग्राहक जो है भारत है। तो भारत की क्या क्रेडिबिलिटी है? तो एक तरह से विश्व बैंक का सबसे बड़ा ग्राहक माना जाता है। देखिए, तो भारत विश्व बैंक समूह का सबसे बड़ा ग्राहक है, जिसके पोर्टफोलियो में पिछले वित्त वर्ष जुलाई 2021 और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी से $3.98 बिलियन और अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन आईडीए से $83 मिलियन का ऋण जो है वो शामिल है। यानी सबसे ज़्यादा ऋण जो है वो विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काली चूड़ियों की वजह से कालीबंगा जो है फेमस है, आपको पता है, ठीक है ना। इससे पहले लोथल वाला प्रश्न पूछा था कि कहाँ पर जो है डॉकयार्ड पाया गया, तो लोथल में डॉकयार्ड जो है पाया गया है, ठीक है। तो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे धातु से निर्मित औजार, हथियार एवं मूर्तियां मिली हैं, जो यह प्रकट करती हैं कि मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। इससे मिली तांबे की काली चूड़ियां हैं, इसी वजह से इसे जो है कालीबंगन कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लैटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। इससे पहले एग्जाम एलसीएस में सोशल साइंस में ही हम इसको करा चुके हैं, तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि पूरा एग्जाम एलसीएस देखा कीजिए दोनों शिफ्ट का, ठीक है। दक्षिण भारत में जो है आपका लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ-कहाँ पर? तो भारत में लैटराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइड और ग्रेनाइट की पहाड़ियों के बीच, उड़ीसा के पठार के ऊपरी हिस्सों में जो है ये आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कैरवा मिट्टी क्या है? ये पूछा गया है। करेवा मिट्टी कहते हैं इसको, कैरवा मिट्टी कहते हैं। तो ये झील के निक्षेप हैं, जो कैरवा मिट्टी है एक तरह के झील के निक्षेप हैं। अब ये कैरवा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में जो है ये करेवा जो है पाई जाती है। तो करेवा क्या है? तो करेवा कश्मीर घाटी के झील के निक्षेप हैं। वे तलछट, चिकनी मिट्टी, रेत और कंकरों से बनी होती हैं। वे स्तनधारियों के जीवाश्मों और पीट एक प्रकार की घास से बनती हैं। करेवा मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब और मेवों की खेती के लिए प्रयोग में लाई जाती है करेवा मिट्टी। इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि केसर में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर करेवा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे हम आर्कटिक ध्रुव कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक ध्रुव को चिन्हित करता है। यह अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के लगभग 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है। आर्कटिक ध्रुव के उत्तर के क्षेत्र को आर्कटिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ध्रुव के जब उत्तर की ओर और जाएंगे तो उसे हम आर्कटिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो आपका आर्कटिक ध्रुव है, ठीक है।
चलिए, अब कुछ प्रश्न डायरेक्ट मैप से पूछे गए थे, यानी कि ऐसे मैप बना कर के दे दिया था, फिर बोला कि बताइए ये क्या है, ठीक है ना? ये जो पहाड़ियाँ जा रही हैं, ये क्या है? तो ऐसे मैप से कुछ प्रश्न आए थे, तो ये अलग तरीका यहाँ पर निकाला व्यापम ने। तो मैप को आपको पढ़ कर के जाना भाई, मैपिंग की अब आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है? इसका जब हम मेंस का क्लास कराएँगे, तो आपको मैपिंग अच्छे से करा देंगे, तो मैप का प्रश्न आगे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हम मेंस की क्लास लेकर के आएँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई कॉस्ट आपका नहीं लगेगा मेंस के बैच का, ठीक है? केरल की राजधानी क्या है? तो आपको पता है तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। ऐसे उसमें जो है ऐसे मतलब मार्क करके बताया था कि ये चीज़ क्या है? तो और पूछा था कि ये क्या दर्शाता है? तो ये आपका केरल की राजधानी को दर्शाता था, जो आपकी तिरुअनंतपुरम है, ठीक है? चलिए, केटू चोटी भारत में कहाँ पर स्थित है? ऐसे मैप बना था, मैप में बताया था कि ये क्या कौन-सी चोटी है, ये क्या है? ठीक है ना? तो कौन-सी चोटी है? ऑप्शन दिया था केटू है, एवरेस्ट है, तो ऐसा पूछा गया था। तो सिक्किम में आपकी केटू चोटी स्थित है, जो कि केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू कहते हैं, भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। इसकी ऊँचाई 8598 मीटर है, ठीक है? यह सिक्किम और नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है। पर्वत बृहत्तम हिमालय श्रृंखला का भी ये जो है हिस्सा है, सिक्किम में स्थित है, आपको इतना याद रखना। अब आपको ये पता होना चाहिए था कि सिक्किम मैप में कहाँ पर है, ठीक है ना? तो आप वहाँ से जो है पता कर सकते थे, ठीक है? नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो नीलगिरी की चोटी को मैप में दर्शाया गया था कि बताइए नीलगिरी की पहाड़ी पर ये क्या है? ऑप्शन दिया था नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी है, डोडा बेट्टा है या फिर क्या है? ये सब पूछा गया था, ठीक है? तो डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी है। देखिए, तो डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है, इसकी ऊँचाई कितनी है? तो 2637 मीटर जो है वो इसकी ऊँचाई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियाँ जो है मैप में दर्शाई गई थी, यानी कि मैप ऐसा बना हुआ था, उसमें बताया था कि ये बताइए ये कौन-सी पहाड़ियाँ हैं? ऑप्शन दिया था सतपुड़ा विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय है, दक्षिणी चोटी है, ऐसा करके पूछा था। तो जो आपका सतपुड़ा और बिंद की पहाड़ियाँ थी, वो इसका सही आंसर था। कुछ इस तरह के प्रश्न आज आपके सोशल साइंस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है? बात करते हैं सब्जेक्टिव पेडागॉजी, तो 10 नंबर की सब्जेक्टिव पेडागॉजी पूछी गई थी, जो कि केवल आपके मानसिक मेंटल एबिलिटी के ऊपर आधारित थी, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, बाकी ये सब चीज़ें आपकी पूछी गई थी, ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको हम वो पीडीएफ डाल देंगे, जो हमारे पास में हेमलता जी के द्वारा भेजी गई है। तो वहाँ से कुछ प्रश्न हम यहाँ पर नहीं ऐड कर पाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता था। तो यहाँ से आपको वो फ़ोटो और वो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये सक्सेस जंक्शन आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। एक और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती हैं। तो इसको भी आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये आपको यहाँ सर्च करने पर नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी लिंक दे दी जाती है। तो यहाँ पर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी, आपको कोई प्रश्न पूछना हो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर पूछ सकते हैं। लगभग 400-500 लोग इसमें ऐड हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तुरंत का तुरंत, ठीक है? चलिए, अब इतना हमने आपके लिए कर दिया। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? चैनल को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास में और सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, आपके पास में तुरंत अपडेट पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट कब आ रहा है, कितना कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या-क्या अपडेट आ रहा है, 40-50% पर क्या अपडेट है, वो सब आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। बार-बार आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इस वीडियो को लेकर के आएँगे, कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले हम लेकर के आएँगे। बाकी आपका अगर किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आपको अपने प्रश्नों को इस नंबर पर सेंड कर देना है। कृपया इस नंबर पर कॉल आपको नहीं करना है, ठीक है ना? चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में। इतने ही प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रश्न सबसे पहले सक्सेस जंक्शन ही लेकर के आता है। इसके बाद में और भी चैनल जो होंगे, वो इसी की कॉपी करके जो है वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, ठीक है ना? और कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि आपका पेपर मान लीजिए 11:30 बजे छूटा है ना, तो उनका एग्जाम ऐसे 11 बजे ही आ जाता है। वो अपना उनका अलग ही पेपर चलता रहता है, ठीक है ना? वो एक किताब उठा लेते हैं, बस उसी को डाल देते हैं एग्जाम एनालिसिस, टुडे एग्जाम एनालिसिस, और उसी किताब के प्रश्नों को छाप देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है, ठीक है ना? ये फर्जीवाड़ा जो है बहुत चल रहा है, इससे बच करके रहना है। सिर्फ शुद्ध एग्जाम एनालिसिस, सबसे सही प्रश्न आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही मिलेंगे, ठीक है? तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।